चलिए आज बात करते हैं झारखंड की। एक ऐसी धरती जहां संगीत सिर्फ कोई कला नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। आज हम उन साजों की दुनिया में उतरेंगे जो इस वाइब्रेंट कल्चर को उसकी एक अलग ही पहचान, एक अलग आवाज देते हैं। सोचिए, ये लाइन अपने आप में कितनी गहरी बात कहती है ना। मतलब झारखंड में संगीत कोई हॉबी या एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। ये वहाँ के लोगों की आत्मा है, उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो हम इस म्यूजिकल दुनिया को समझेंगे कैसे? सबसे पहले हम बात करेंगे संगीत के उन 4 मेन पिलर्स की जिन पर सब कुछ टिका है। फिर हम देखेंगे कि धुनें किन साजों से बनती हैं और वो कौन से साज हैं जो ताल देते हैं, जो थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। और आखिर में इन सबको जोड़कर समझेंगे कि ये कल्चर के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड के संगीत की ना अपनी एक तरह की पीरियोडिक टेबल है जो 4 मुख्य परिवारों में बटी हुई है। हर साज इन्हीं में से किसी एक का हिस्सा है। ये हैं वो 4 स्तंभ। तंतु मतलब तार वाले साज जो संगीत को एक आवाज देते हैं। शुशिर यानी वो साज जिनमें फूंक से जान डाली जाती हैं। अवनद यानी ढोल और नगाड़े जो दिल की धड़कन बन जाते हैं। और आखिर में घनवाद्य जो ठोस होते हैं और एक अलग ही खनक पैदा करते हैं। यही चारों मिलकर झारखंड के संगीत की नींव बनाते हैं। अब इन परिवारों के ना अपने अपने रोल हैं। तंतु और सुशिर ये हैं गाने वाले जो खूबसूरत धुनें बनाते हैं, और दूसरी तरफ हैं अवनद और घन, ये हैं नचाने वाले जो वो ताल देते हैं जिस पर पूरा का पूरा समुदाय एक साथ थिरक उठता है। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं धुन बनाने वालों से, वो साज जो संगीत को उसकी असली आवाज देते हैं। तंतु वाद्य यानी तार वाले साज ये हैं म्यूजिक के कहानीकार। इनके तारों से ऐसी धुनें निकलती हैं जो अक्सर गानों के साथ मिलकर एक गहरी इमोशनल कहानी कहती हैं, जैसे कि केंद्रा है, टोहेला है या फिर सारंगी, जिसकी धुन तो सीधे दिल को छू जाती है। हर एक साज की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग पहचान है। तो ये तो हुई तारों की बात। अब आते हैं हवा पर। सुशीर वाद्य वो हैं जो संगीत में सांस भरते हैं, उसे जिंदगी और ताजगी से भर देते हैं। बांसुरी की मीठी तान हो, शहनाई की मंगल ध्वनि हो या फिर शंख की वो गूंज जो पूरे माहौल में एक शक्ति भर देती है, ये साज झारखंड के संगीत में आत्मा जगाने वाली धुनें जोड़ते हैं। अब बात करते हैं संगीत की धड़कन की, वो साज जो डांस को एनर्जी देते हैं और लोगों को एक साथ ले आते हैं। अवनद्य वाद्य यानी चमड़े से मढ़े हुए ढोल, ये झारखंड के संगीत की रीढ़ हैं। ये सिर्फ ताल नहीं देते, ये समझिए कि उस समुदाय के दिल की धड़कन है जो हर त्योहार और जश्न को आगे बढ़ाती है। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो साज मिलते हैं वो यही अवनद वाद्य हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि यहाँ के कल्चर के लिए रिदम और ताल कितनी ज्यादा जरूरी है। यह जिंदगी का जश्न है। और इसमें भी एक कमाल की बात है। देखिए, कुछ हैं प्राइमरी ताल वाद्य जैसे मांदर और ढोल, यह समझिए कि टीम के कैप्टन हैं जो मेन बीट को पकड़ कर रखते हैं। और फिर हैं सेकेंडरी जैसे धमसा और तासा, ये उस बीट पर खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं, उसमें और भी लेयर्स जोड़ते हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, घन वाद्य। इन्हें हम कह सकते हैं संगीत की चमक या उसके जेवर। ये ठोस साज हैं जो टकराने पर बजते हैं और संगीत में एक अलग ही खनक पैदा करते हैं। इन्हें संगीत का मसाला समझिए, जैसे झाल, झांझ या करताल। ये ताल में एक अलग ही चमक, एक अलग जायका डाल देते हैं जिससे संगीत और भी जिंदा दिल हो उठता है। तो क्या होता है जब ये सारे साज, ये सारी अलग अलग आवाजें एक साथ आ जाती हैं? तब बनती है झारखंड की असली आवाज। हर परिवार का अपना एक बहुत जरूरी रोल है, लेकिन जब ये सब एक साथ बजते हैं ना, तो एक ऐसी सिम्फनी तैयार होती है जो इस संस्कृति की धड़कती हुई पहचान है। ये ऐसा जादू है जहां हर साज की अपनी आवाज होती है, लेकिन साथ मिलकर वो कुछ बहुत बड़ा बनाते हैं। और देखिए, आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। ये सिर्फ लकड़ी, चमड़े और धातु की बनी चीजें नहीं हैं। ये एक जरिया है कहानियां कहने का, साथ मिलकर थिरकने का, और एक जीती जागती विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का। ये झारखंड के लोगों की आत्मा है। आज हम बात करेंगे झारखंड के खास तंतु वाद्यों यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक सवाल, क्या संगीत सच में प्रकृति से जन्म ले सकता है? झारखंड में इसका जवाब हवाओं में नहीं, बल्कि वहां की जमीन, वहां के जंगलों और वहां के लोगों के हुनरमंद हाथों में मिलता है।
तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम झारखंड के गूंजते तारों से शुरुआत करेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे ये वाद्य प्रकृति से ही बन जाते हैं। कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, समझेंगे कि समुदाय में इनकी क्या जगह है और आखिर में बात करेंगे कि ये संगीत से कहीं बढ़कर एक विरासत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, झारखंड के गूंजते तार। हम एक ऐसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं जहां संगीत और रोजमर्रा की जिंदगी, आप कह सकते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथी हुई है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये वाद्य यंत्र सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। नहीं, ये तो इस क्षेत्र की पहचान है, यहाँ की लोक कला और लोगों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। तो अगला सवाल ये उठता है कि इन वाद्यों में जो आत्मा है, जो आवाज है, वो आती कहाँ से है? इसका जवाब हमें मिलता है दूसरे हिस्से में, प्रकृति से जन्मे वाद्य। सोचिए जरा, इन वाद्यों को बनाने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, बल्कि प्रकृति ही इनकी निर्माता है। सूखी हुई लौकी, बांस, नारियल का खोल, जानवरों का खाल और लकड़ी, बस इन्हीं चीजों से संगीत बनता है। मतलब कह सकते हैं कि संगीत सचमुच में यहीं की मिट्टी से, यहीं के परिवेश से उगता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रमुख तंतुवाद्यों की दुनिया। चलिए झारखंड के इस अनोखे ऑर्केस्ट्रा के कुछ बड़े सितारों से मिलते हैं। तो इस ऑर्केस्ट्रा का पहला सितारा है टोइला। ये इस इलाके की संगीत परंपरा का एक बहुत ही जरूरी और खास वाद्य है। तो ये होता कैसा है? टोइला करीब 4 फुट की एक खोखली बांस की छड़ी और सूखे कद्दू के खोल से बनता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसे पुरुष का प्रतीक माना जाता है और इसे सिर्फ पुरुष ही बजाते हैं। इसकी आवाज बहुत ही कोमल, बहुत ही मीठी होती है और अक्सर इसके सिरे पर किसी जानवर या पक्षी की सुंदर नक्काशी भी बनी होती है। टोइला के बाद अब बारी है केंद्रा की, जिसे केंद्री भी कहते हैं, और इसकी कहानी भी उतनी ही खास है। केंद्रा में 3 तार होते हैं और इसका रेजोनेटर यानी तुम्बा कछुए या नारियल के खोल से बनता है। तो जहां टोइला पुरुष का प्रतीक है, वहीं केंद्रा को स्त्री का प्रतीक माना जाता है। हाँ, इसे बजाते पुरुष ही हैं। देखने में ये आपको शायद वीणा के एक देहाती रूप जैसा लगे और इसकी धुन बहुत धीमी और मधुर होती है। और जानते हैं इसे क्या कहते हैं? केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ये नाम अपने आप में ही बताता है कि इस वाद्य का इस क्षेत्र के संगीत में कितना बड़ा मकाम है। हमारे ऑर्केस्ट्रा का अगला सितारा है बनम। ये एक ऐसा वाद्य है जो संथाल, ओरांव और मुंडा जैसे कई समुदायों में बेहद लोकप्रिय है। इसकी बनावट बहुत खास है। ये लकड़ी के एक ही टुकड़े को तराश कर बनाया जाता है, जो एक सिरे पर मोटा और दूसरे पर पतला होता है। इसका काम क्या है? बिल्कुल सारंगी की तरह ये गायन के साथ साथ बजता है और गीत की पंक्तियों को दोहराता है, जैसे कोई गायक की आवाज को ही गूंजा रहा हो। धांधरी बनम और फेट बनम इसके 2 काफी जाने माने प्रकार हैं। अच्छा, तो हमने इन वाद्यों के बारे में तो जान लिया, पर ये जिंदा कहाँ होते हैं? ये बजते कहाँ हैं? तो चलिए देखते हैं समुदाय और संगीत का संगम, वो जगह जहां ये वाद्य यंत्र सच में जीवंत हो उठते हैं। याद है हमने टोइला और केंद्रा की बात की थी? ये सिर्फ 2 अलग-अलग वाद्य नहीं हैं, ये एक खूबसूरत संतुलन का प्रतीक हैं, पुरुष और स्त्री ऊर्जा का। ये दिखाता है कि संगीत परंपरा में दोनों ही तत्व कितने जरूरी हैं। ये वाद्य हर मौके पर मौजूद हैं। त्योहारों में, जैसे संथाल समुदाय दशहरा पर दसैयन नृत्य करते हैं, तो बनम और ओरभुआंग जैसे वाद्य बजते हैं। यहाँ तक कि पारंपरिक रूप से शिकार के दौरान भी कुछ वाद्यों का इस्तेमाल होता था। सारंगी और गोपयंत्र जैसे वाद्य गीत और नृत्य को स्वर या ताल देते हैं। और सारंगी, उसकी आवाज तो इतनी इंसानी लगती है कि साधु और जोगी इसका इस्तेमाल कहानियां सुनाने के लिए करते हैं। और ये तो बस कुछ ही नाम हैं, लिस्ट काफी लंबी है। ओरवोंग, गोपीयंत्र, एकतारा, सारंगी, ईशराज, ऐसे कई और भी तंतुवाद्य हैं जो झारखंड की संगीत परंपरा की गहराई और विविधता को दिखाते हैं। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, संगीत से बढ़कर एक विरासत। यहां हम इन वाद्यों के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ संगीत बनाने वाले औजार नहीं हैं। इनका महत्व, इनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये वाद्य यंत्र असल में झारखंड की पहचान की एक जीवंत अभिव्यक्ति हैं। ये वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इतिहास और वहाँ के लोगों की आत्मा की आवाज है। एक ऐसी आवाज जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन तारों के जरिए गूंजती रही है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
जैसे जैसे समय बदल रहा है, क्या ये आवाजें भी बदल जाएंगी? इन तारों में आने वाली पीढ़ी कौन सी धुनें सुनेगी? इस खूबसूरत संगीत विरासत का झारखंड की उन वादियों में जहाँ की हवाओं में ही संगीत घुला हुआ है, एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जहाँ हर धुन के पीछे एक कहानी छिपी है। कभी सोचा है कि झारखंड की हवाओं में आखिर कौन सी धुनें गूंजती हैं? मतलब जब हवा वहां के घने जंगलों और मैदानों से गुजरती है तो क्या वो भी कोई गीत गुनगुनाती है? आज हम उन्हीं धुनों के पीछे का राज जानेंगे, उन साजों के बारे में बात करेंगे जो इन हवाओं को आप कह सकते हैं संगीत में ढाल देते हैं। ये जो लाइन है ना, चरवाहों की यह मधुर लाठी है, ये कोई मामूली कहावत नहीं है। ये तो समझिए झारखंड के संगीत की आत्मा है। इससे पता चलता है कि वहाँ संगीत सिर्फ कोई एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और ये उस सबसे पहले साज की तरफ इशारा करती है जो हर चरवाहे का साथी हुआ करता था। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बांस की मिठास यानी बांसुरी की दुनिया में जाएंगे। फिर उन धुनों की बात करेंगे जो पवित्र मौकों और त्योहारों पर बजती हैं। उसके बाद युद्ध और उत्सव के नारों को समझेंगे और आखिर में इस पूरे विरासत की अहमियत पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जो झारखंड के संगीत की जान है, यानी बांस से। ये एक साधारण सा दिखने वाला पौधा कैसे इतना जादू बिखेर सकता है, चलिए देखते हैं। तो ये है बांसुरी, झारखंड का सबसे मशहूर, सबसे पसंदीदा वाद्य यंत्र। और इसकी खूबसूरती जानते हैं किसमें है? इसकी सादगी में। सोचिए, बस बांस का एक खोखला टुकड़ा, उस पर 7 छेद और बस संगीत की पूरी दुनिया तैयार। ये इतनी पॉपुलर है कि लोग इसे अपने साथ लेकर घूमते हैं, बिल्कुल किसी कीमती गहने की तरह। अब देखिए, बांसुरी अकेली नहीं है, इसका एक बड़ा भाई भी है। नाम है मोहन बांधी। स्क्रीन पर देखें तो साफ है, ये बांसुरी से काफी लंबा और मोटा होता है और इसी वजह से इसकी आवाज में ज्यादा गहराई है, ज्यादा दम है। कहते हैं कि इसकी धुन ऐसी लगती है मानो 2 बांसुरियां एक साथ बज रही हों। और बांस का जादू यहीं खत्म नहीं होता। इस परिवार में और भी सदस्य हैं, जैसे तिरियो। ये एक खास तरह की बांसुरी है जो 2 हिस्सों में होती है, लेकिन दुख की बात है कि अब ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिर आती है मुरली। इसे बांसुरी की तरह आड़ा नहीं बल्कि शहनाई की तरह सीधा पकड़कर बजाते हैं, और जब 2 मुरलियों को एक साथ बांध दिया जाए तो बन जाती है जोड़ा मुरली, मतलब एक ही बार में दोहरी धुन। कमाल है ना? चलिए बांस की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और उन साजों की बात करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पूजा पाठ और त्योहारों की जान है। ये वो धुनें हैं जो हर शुभ मौके की पहचान है। शहनाई, अरे वाह! नाम सुनते ही कानों में शादी ब्याह और त्योहारों का संगीत गूंजने लगता है ना? झारखंड में तो इसे मंगल वाद्य कहते हैं। मतलब कोई भी शुभ काम हो उसकी शुरुआत शहनाई की धुन से ही होती है। और छऊ जैसे पारंपरिक नृत्य में तो इसके बिना मजा ही अधूरा है। तो ये इतनी मनमोहक आवाज आती कहाँ से है? देखिए, इसकी बनावट बड़ी दिलचस्प है। एक सिरे पर होती है ताड़ के पत्ते से बनी एक रीढ़ जिसे पेम्थी कहते हैं। ये है आवाज का सोर्स। बीच में है लकड़ी की नली जिसमें सुरों के लिए 7 छेद हैं, और दूसरे सिरे पर होता है धातु का एक चोंगा जो आवाज को और बुलंद कर देता है। हवा जब पेम्थी से गुजरती है तो एक जादू सा होता है। अब जरा इस साज को देखिए, यह है तुमड़ी, या जिसे हम बीन भी कहते हैं। ये सूखी हुई लौकी के खोल से बनता है। कितना अनोखा है ना? और इसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव है, एक रहस्य है। और जैसा कि सब जानते हैं, सपेरे इसी की धुन पर सांपों को नचाते हैं। अच्छा, अब तक तो हम मीठी और रहस्यमयी धुनों की बात कर रहे थे। अब तैयार हो जाइए कुछ दमदार और बुलंद आवाजों के लिए। हम उन साजों की दुनिया में चल रहे हैं जिनकी गूंज से आसमान दहल जाता था। ये युद्ध और उत्सव के नाद हैं। ये सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इनकी गगनभेदी आवाज का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता था। कभी ये युद्ध का ऐलान करती थी तो कभी किसी शाही बारात के आने का संकेत देती थीं। यहाँ तक कि एक मान्यता ये भी थी कि इनकी आवाज में इतनी शक्ति है कि बुरी आत्माएं भी पास नहीं फटकती। तो ये हैं झारखंड के 3 बड़े तुरही या हॉर्न। पहला है भेड़र। ये तांबे का बना एक बहुत लंबा सीधा पाइप होता है, करीब 5 से 7 फीट तक, और इसकी आवाज घोड़े के हिनहिनाने जैसी होती है। दूसरा है नरसिंघा। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा होता है। ये युद्ध और छऊ नृत्य दोनों की शान है।
और तीसरा है सिंगा। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये भैंस या बैल के असली सींग से बनता है और इसे खास तौर पर शिकार के वक्त बजाया जाता था। इस लिस्ट में कुछ और भी नाम हैं, जैसे संखवा। ये जंगली भैंस के सींग से बनता है और इसकी आवाज बिल्कुल शंख जैसी तेज होती है। फिर है असली शंख, जिसकी पवित्र ध्वनि को तो हम सब जानते ही हैं। और एक और है कुधुधतु। ये नरसिंघा जैसा ही होता है, पर इसकी खास बात यह है कि इसे धातु या मिट्टी दोनों से बनाया जा सकता है। तो इस संगीतमय सफर के अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए एक पल ठहर कर ये सोचते हैं कि इन सभी ध्वनियों की जो विरासत है वो हमारे लिए क्या मायने रखती है। हमने क्या देखा? यही कि ये सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं है, ये तो झारखंड की जिंदगी का आईना है। पूजा पाठ से लेकर शादी ब्याह तक और शिकार से लेकर युद्ध तक, हर एहसास को, हर मौके को आवाज देने के लिए एक साज मौजूद है। ये धुनें वहाँ के लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा हैं। तो आज बात करते हैं झारखंड के ताल वाद्यों की, जिन्हें अवनद्ध वाद्य भी कहते हैं। और ये सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो धुनें हैं जो सीधे झारखंड की मिट्टी से निकलती हैं। ये असल में वहाँ की धड़कन है। अच्छा, इसकी शुरुआत किसी किताबी परिभाषा से नहीं करते। चलिए एक आवाज से शुरू करते हैं। सोचिए, एक जोरदार बम जैसी गूंजती हुई आवाज जो झारखंड की पहाड़ियों और जंगलों में दूर दूर तक सुनाई देती है। तो ये आवाज युद्ध की है या फिर किसी जश्न की? असल में ये दोनों की है। ये जो नगाड़े की आवाज है ना, यही युद्ध का ऐलान भी करती है, शिकार पर भी साथ जाती है और हाँ, त्योहारों में तो जान ही डाल देती है। इसीलिए तो ये इस पूरे इलाके का सबसे मुख्य वाद्य यंत्र है। तो चलिए अपनी इस म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के पहले वाद्य यंत्र की, जोरदार नगाड़े की। अब ये जो नगाड़ा है, ये कमाल का वर्सेटाइल है। मतलब कोई भी शुभ काम हो या फिर कोई ऐलान करना हो, लड़ाई हो, शिकार हो, हर जगह इसकी मौजूदगी जरूरी है। ये कम्युनिटी लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और बनता भी वही की चीजों से है, कटहल की लकड़ी पर भैंस या बकरे की खाल चढ़ाकर। अच्छा, एक और बात, संथाल परगना में इसे टमाक नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब मिलते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे पुराने इंस्ट्रूमेंट से, एक ऐसा साज जो झारखंड के लगभग हर समाज के दिल की धड़कन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मांदर की। कई बार लोग इसे ढोलक समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन नहीं, मांदर, जिसे तुमदक भी कहते हैं, ढोलक से काफी अलग है। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि ये पारंपरिक तौर पर मिट्टी से बनता है, इसीलिए ये भारी भी होता है और इसकी आवाज में एक अलग सी गहरी गूंज होती है। और जानते हैं इसकी बनावट में क्या खास है? इसके दो अलग अलग मुंह होते हैं। एक छोटा मुंह जिसे चना या तुंग कहते हैं, इससे तीखी हाई पिच साउंड निकलती है, और दूसरा बड़ा वाला मुंह है डिस्ना या गद, जो वो गहरी बेस वाली आवाज निकालता है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से वो कमाल की रिदम बनती है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। इसकी खास टोनल क्वालिटी के लिए पता है पहले इस पर किसकी खाल चढ़ाई जाती थी? बंदर की। आजकल तो बकरे की खाल इस्तेमाल होती है, लेकिन ये पुरानी बात दिखाती है कि ये इंस्ट्रूमेंट और वहाँ की कुदरत आपस में कितने गहरे जुड़े हुए थे। देखिए, मांदर सिर्फ एक तरह का नहीं होता, ये तो एक पूरी फैमिली है। अलग अलग समुदायों के पास अपने अपने खास तरह के मांदर हैं। जैसे सदानों का जशपुरिया मांदर होता है, जो लंबा होता है और बीच से थोड़ा फूला हुआ, एक उभार सा होता है। फिर आता है खड़िया समुदाय का मांदर। ये जशपुरिया वाले से थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा कॉम्पैक्ट। इसकी वजह से इसकी आवाज भी थोड़ी अलग होती है। और अगर मुंडा और हो समुदायों के मांदर देखें तो वो और भी छोटे होते हैं। तो ये जो साइज का फर्क है ना, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। हर छोटे बड़े मांदर की एक अपनी अलग आवाज है, संगीत में उसकी एक अलग भूमिका है। और तो और कुरमाली और पंच परगनिया मांदर को देखिए, वो छोटे तो हैं पर चौड़े बहुत होते हैं। मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट के कितने सारे रूप हैं। यही तो इस इलाके की कमाल की म्यूजिकल डाइवर्सिटी है। तो ये तो हुई मांदर की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और झारखंड के परकशन ग्रुप के कुछ और दमदार मेंबर्स से मिलते हैं, ढाक, ढोल और धमसा। ये जो आवाज है बे गुड़ गुड़ बेड़, ये ढाक की आवाज है। नगाड़े के बाद दूसरा सबसे दमदार तालवाद्य। क्या गहरी और गूंजने वाली आवाज है इसकी। अच्छा, अब इन तीनों में फर्क क्या है ये देखते हैं। मांदर तो मीडियम साइज का है, जिसे दोनों हाथों से बजाते हैं, लेकिन ढाक तो बहुत बड़ा और भारी होता है, गमार की लकड़ी का बना हुआ।
इतना भारी कि इसे बजाने के लिए कंधे पर लटकाना पड़ता है, और वो भी कोई तगड़ा इंसान ही कर सकता है। और ढाक के मुकाबले ढोल जो है वो काफी हल्का और वर्सेटाइल है। उसे बजाने का तरीका भी अलग है, एक हाथ से और एक छड़ी से। और इसी कॉम्बिनेशन से वो मजेदार बातचीत जैसी लय निकलती है, जिसके बोल हैं गेजा गिन, तागिन, तेता तेतकता। तो अहम बात यह है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अकेले अकेले नहीं हैं। ये सब मिलकर वहाँ की संस्कृति का एक ताना बाना बुनते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरे म्यूजिकल ग्रुप को एक बेस देता है, एक सहारा देता है धमसा। ये लोहे की चादरों से बना एक बहुत बड़ा कड़ाही जैसा ड्रम होता है, और इसकी आवाज बहुत ही गहरी और वजनदार। ये एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। खासकर जब छऊ डांस होता है ना, तो उसमें धमसा की एक गंभीर और वजनदार आवाज बहुत जरूरी हो जाती है। जब लड़ाई या सैनिकों के सीन दिखाने होते हैं तो यही आवाज उस पूरे माहौल में जान डाल देती है, एकदम असली जैसा लगने लगता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे अवनद वाद्य सिर्फ गाने बजाने के साज नहीं हैं, ये तो वहां की जिंदगी का हिस्सा हैं। कोई पूजा पाठ हो या जंग का ऐलान, कोई त्योहार हो या शिकार, कोई लोक नृत्य हो या कोई कहानी सुनानी हो, ये हर मौके पर मौजूद हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये वाद्ययंत्र ही झारखंड में जीवन की कहानी कहते हैं। तो कि संगीत सिर्फ तार छेड़ने या हवा फूंकने से ही नहीं बनता। आज हम संगीत की एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं घन वाद्य। ये सवाल वाकई में सोचने वाला है। आमतौर पर जब हम संगीत की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गिटार, सितार, शायद बांसुरी, है ना? लेकिन आवाज की दुनिया वो तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और मजेदार है। और यहीं पर घन वाद्य की एंट्री होती है। देखिए, घन का मतलब ही है ठोस। तो ये वो वाद्य यंत्र हैं जो अपने ही शरीर से आवाज पैदा करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक घंटी की तरह। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इडियोफोन, जिसका सीधा सा मतलब है स्वध्वनि वाले वाद्य यंत्र। तो चलिए फिर इस परिवार के कुछ सदस्यों से मिलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने आकार से, यानी कि घंटी से। हम सबने मंदिर के घंटी की आवाज तो सुनी ही है। ये एक कान से, पीतल या फिर लोहे से बनी होती है, और जब इस पर चोट की जाती है तो एक तेज और साफ गूंज पैदा होती है जो बस हवा में तैर जाती है। और वो आवाज कैसी होती है? कुछ इस तरह, टड़ांग टिडिंग, है ना? यही वो गूंज है जो हमारे कानों में बस जाती है। अच्छा, अब जरा सोचिए कि घंटी का आकार चपटा होकर एक थाली जैसा हो जाए तो बन जाता है थाला। है तो ये कांसे की थाली, पर इसमें भी वही धातु वाली गूंज है। और सबसे मजेदार बात क्या है? इसे मक्के के भुट्टे से बने एक स्ट्राइकर से बजाया जाता है। इस परिवार का एक और सदस्य है पोटा घंटा। ये बिल्कुल एक कटोरी के जैसा दिखता है, और इसकी हल्की और गूंजती हुई आवाज पैदा करने के लिए इसे पीछे की तरफ से एक डंडी से ठोका जाता है। और इसकी आवाज कैसी है? ये एक गहरी, ज्यादा गूंजने वाली ध्वनि है। ढिंग ढंढेंग ढंग। घंटी और कटोरी के आकार का फर्क आवाज में कितना साफ सुनाई देता है ना? चलिए अब मंजीरा परिवार की ओर बढ़ते हैं, जहां आकार का खेल बहुत बड़ा है। मतलब जैसा कि हम देखेंगे, छोटा या बड़ा होना ही हर वाद्य की अपनी एक खासियत तय कर देता है। तो यहाँ पर 3 मुख्य प्रकार दिख रहे हैं। सबसे छोटा है मंजीरा, जो पीतल की 2 छोटी कटोरियों जैसा होता है। उससे बड़ा है झांझ, और फिर आता है सबसे बड़ा झाल, जो कांसे की 2 विशाल चपटी थालियां होती हैं। तो मतलब छोटा, मीडियम और बड़ा, और हर आकार अपनी एक अलग, गहरी और बहुत ही खास ध्वनि पैदा करता है। और इसका जो सबसे छोटा रूप है वो है करताल। इसकी छन छन की मीठी सी आवाज अक्सर भजनों और लोकगीतों में एक बड़ी प्यारी लय जोड़ देती है। और कमाल की बात तो यह है कि गायक और नर्तक अक्सर गाते या नाचते समय इसे खुद ही बजाते हैं। अच्छा, नृत्य और उत्सव की धड़कन क्या क्या? यहीं पर वो वाद्य यंत्र आते हैं जिन्हें हिलाकर बजाया जाता है, जो हर एक हरकत में जान डाल देते हैं, मतलब संगीत भर देते हैं। भारतीय नृत्य की शायद सबसे पहचानी जाने वाली आवाज घुंघरू की ही है। इन छोटी छोटी घंटियों की लड़ियां नर्तकों के पैरों में बंधी होती हैं, और हर एक कदम के साथ एक ऐसी लय पैदा होती है जो मंत्रमुग्ध कर देती है। और वो आवाज क्या है? एक नाजुक सी, झरने जैसी, छुनूर हुनूर। ये असल में नृत्य की गति और सुंदरता का संगीत है। तो यहां हम देख सकते हैं कि एक झुनझुने के आइडिया को कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
घुघरा, जो कि घुंघरू का ही एक बड़ा रूप है, उसे पुरुष नर्तक कमर पर पहनते हैं जिससे गहरी आवाज पैदा हो। और वहीं दूसरी तरफ रामकठी हाथ में पकड़कर बजाया जाने वाला एक खड़खड़ा है जो एक अलग ही तरह की लय बनाता है। और अब अंत में चलिए कुछ ऐसे वाद्ययंत्रों को देखते हैं जो वाकई में बहुत खास हैं। हर एक किसी विशेष नृत्य या फिर किसी अनुष्ठान से जुड़ा है। ये सिर्फ संगीत नहीं बल्कि पूरे प्रदर्शन का एक जरूरी हिस्सा है। अब जरा टिटेंगा को देखिए। ये वाद्य यंत्र जितना अपनी ध्वनि के लिए है उतना ही देखने के लिए भी। बस एक रस्सी खींचने से लकड़ी की ये आकृति बांस की छड़ी पर ऊपर नीचे दौड़ती हुई सी लगती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन चतुर तरीका है जो राटा जैसे नृत्यों में एक चंचल अंदाज जोड़ देता है। और ये वो वाद्य यंत्र है जिसने राटा नृत्य को अपना नाम दिया है। रस्सी खींचने पर एक पहिया घूमता है और लकड़ी के गोले आपस में टकराते हैं जिससे एक खास रट-रट की आवाज निकलती है। ये उस नृत्य की कह सकते हैं मशीन जैसी लयबद्ध धड़कन है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। संगीत परंपरा की हर चीज आवाज पैदा करने के लिए नहीं होती। जैसे कि चांवर, जो नीलगाय की पूंछ के बालों से बना एक गुच्छा है, ये एक कंडक्टर की छड़ी की तरह काम करता है जो संगीतकारों को इशारे देता है। ये खुद तो खामोश है लेकिन प्रदर्शन के लिए बेहद जरूरी है। तो इन सभी वाद्य यंत्रों से हम सीखते क्या हैं? यही कि ये सिर्फ धातु और लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, ये हमारी संस्कृतियों की धड़कन है जो कहानियों और समारोहों को आवाज देते हैं। तो अगली बार जब कोई लोक नृत्य देखने का मौका मिले या पारंपरिक संगीत सुनने को मिले तो इन ध्वनि